रेगिस्तान की तपती दोपहर में एक प्यासा हिरण क्षितिज की ओर बेतहाशा दौड़ रहा है। उसकी फटी हुई आंखों में सिर्फ एक ही दृश्य है, लहराता हुआ नीला जल। वो जितनी तेज दौड़ता है वो जल उतना ही पीछे खिसक जाता है। उसके खुर गर्म रेत में धंस रहे हैं, हलक सूखा है और शरीर जवाब दे रहा है। फिर भी वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि बस कुछ कदम और फिर उसकी प्यास बुझ जाएगी। तभी उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराईं। वो प्लास्टिक नहीं था, ना ही वो ठंडा लोहा था। वो कुछ नरम था, लेकिन उसमें एक ऐसी सघनता थी जो उस कचरे के ढेर में अनहोनी थी। आर्यन ने सावधानी से मलबे को हटाया। नीचे एक पुराने फटे हुए मखमली थैले में लिपटी हुई कोई वस्तु थी। उसने उसे बाहर निकाला। थैले की चमक फीकी पड़ चुकी थी। उस पर काई और धूल की परतें जमी थीं। लेकिन जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। थैले के भीतर एक डायरी थी। वो कोई साधारण डायरी नहीं थी। उसका आवरण गहरे महोगनी रंग के चमड़े से बना था, जिस पर सोने की महीन नक्काशी की गई थी। समय की मार ने उस सोने को थोड़ा धुंधला कर दिया था, लेकिन उसकी गरिमा अब भी बरकरार थी। डायरी के कोनों पर पीतल की सुरक्षात्मक परतें चढ़ी थीं, जो अब काली पड़ चुकी थीं। सबसे विचित्र बात थी उस पर बना हुआ चिन्ह, एक चक्र जिसके भीतर एक बिंदु था और उस बिंदु से अनगिनत रेखाएं बाहर की ओर फूट रही थीं। आर्यन ने अपने फटे हुए कुर्ते के पल्लू से डायरी की धूल साफ की। जैसे जैसे धूल हटती गई, वो डायरी धूप में चमकने लगी। उस पल के लिए बस्ती का सारा शोर थम गया। न चिल्लाते हुए पड़ोसी सुनाई दे रहे थे, न ही दूर सड़क पर बजते हॉर्न। आर्यन को लगा जैसे वो किसी जादुई घेरे में कैद हो गया हो। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उसे वो डायरी भारी लग रही थी, जैसे उसमें कागज नहीं बल्कि कोई भारी धातु भरी हो। वो चुपचाप अपनी उस छोटी सी झोंपड़ी की ओर भागा, जहाँ छत के नाम पर प्लास्टिक की फटी हुई तिरपाल थी और दीवारों के नाम पर लकड़ी के कुछ तख्ते। अंदर रोशनी बहुत कम थी, लेकिन आर्यन की आंखें अंधेरे में देखने की आदी थीं। उसने जमीन पर बिछी अपनी फटी हुई चटाई पर बैठकर उस डायरी को दोबारा देखा। उसने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना पलटने की कोशिश की। वो पन्ना इतना मोटा और मखमली था कि उसे छूते ही उंगलियों में एक ठंडक का एहसास हुआ। जैसे ही पन्ना खुला, एक ऐसी खुशबू कमरे में फैल गई जो आर्यन ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वो चंदन, पुरानी स्याही और किसी अनजानी महक का मिश्रण थी। पहले पन्ने पर कोई नाम नहीं था। वहाँ सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो हाथ से लिखी गई सुंदर लिखावट में था। स्याही का रंग काला नहीं था, बल्कि वह कुछ गहरा नीला था, जो रोशनी में बैंगनी सा चमकता था। लिखा था, शून्य ही वह गर्भ है जहाँ से ब्रह्मांड की समस्त संपदा जन्म लेती है। जो शून्य को समझ गया वह अदृश्य कुबेर बन गया। आर्यन ने उन शब्दों को बार बार पढ़ा। उसे शून्य का अर्थ पता था, लेकिन उस वाक्य में छिपी गहराई उसे झकझोर रही थी। उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर कोई शब्द नहीं थे, बल्कि जटिल रेखा चित्र बने हुए थे। वे किसी शहर के नक्शे जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें सड़कों की जगह
अजीबोगरीब गणनाएं थीं। कहीं कहीं सोने की स्याही से छोटे छोटे बिंदु बनाए गए थे। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसकी हैरानी बढ़ती गई। वहां दुनिया के बड़े बड़े बाजारों के नाम थे, ऐसी कंपनियों के नाम थे जिनके विज्ञापन उसने शहर की बड़ी इमारतों पर लगे होर्डिंग्स में देखे थे। लेकिन उन नामों के आगे कुछ ऐसी तारीखें लिखी थीं जो अभी आई ही नहीं थीं। उन तारीखों के नीचे कुछ अंक थे जो किसी गुप्त कोड की तरह लग रहे थे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में जो चीज़ है वो सिर्फ एक डायरी नहीं है, वो एक चाबी है। लेकिन किस ताले की, वो ये नहीं जानता था। उसे लगा जैसे डायरी के पन्नों से एक हल्की सी गुनगुनाहट निकल रही हो, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसकी नज़र एक पन्ने पर पड़ी जहाँ एक हाथ से बनाया गया चित्र था। वो चित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा दृश्य उसकी झोपड़ी के बाहर दिखता था। वही तंग गलियाँ, वही कूड़े का ढेर। लेकिन उस चित्र में उस कूड़े के ढेर के नीचे एक चमकता हुआ खजाना दिखाया गया था। चित्र के नीचे लिखा था, संपत्ति आंखों से नहीं, दृष्टि से देखी जाती है। आर्यन ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसे अचानक अपनी गरीबी, अपनी भूख और अपनी बेबसी बहुत छोटी लगने लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ जाग रहा है। वो लड़का जो सुबह तक कूड़े में 2 रुपए का प्लास्टिक ढूंढ रहा था, अब एक ऐसी सत्ता को महसूस कर रहा था जिसे शब्द देना नामुमकिन था। उसने डायरी के अगले हिस्से को देखा जहाँ कुछ गणितीय समीकरण लिखे थे। वे समीकरण साधारण जोड़ घटाव नहीं थे, वे समय और धन के बीच के संबंध को परिभाषित कर रहे थे। वहाँ लिखा था कि कैसे एक छोटा सा निवेश सही समय और सही विचार के साथ मिलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आर्यन ने उन पन्नों को सहलाया। उसे लगा जैसे कागज के रेशे उसकी उंगलियों से बात कर रहे हों। वह डायरी उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे आमंत्रित कर रही थी। वह उसे उस दुनिया से बाहर ले जाने का वादा कर रही थी जहां वह अब तक कैद था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज किसी युद्ध के नगाड़ों जैसी लग रही थी। लेकिन आर्यन उस शोर से बेखबर था। वह डायरी के एक ऐसे पन्ने पर पहुंच गया था जहां स्याही अभी भी ताज़ा लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे लिखा हो। वहां आर्यन का अपना नाम तो नहीं था, लेकिन एक छोटे से लड़के का स्केच बना था जो कूड़े के ढेर के पास बैठा था। उस स्केच के हाथ में वही डायरी थी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव था? ये डायरी वर्षों पुरानी लग रही थी, फिर इसमें आज का दृश्य कैसे हो सकता था? क्या ये कोई तिलिस्म था या फिर समय का कोई ऐसा चक्र जिसमें भविष्य और भूतकाल एक ही बिंदु पर मिल रहे थे? उसने महसूस किया कि झोपड़ी के भीतर की हवा बदल गई है। वो अब ठंडी और भारी थी। डायरी से एक मध्यम सी रोशनी निकलने लगी थी जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस रोशनी में आर्यन की आंखें किसी तपस्वी की तरह चमक रही थीं। उसे समझ आ गया था कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये डायरी उसके पास पहुंची नहीं है, बल्कि उसे चुना गया है। अदृश्य कुबेर, वो नाम उसके मस्तिष्क में गूंजने लगा। कुबेर जो धन का देवता है, लेकिन अदृश्य, क्या इसका मतलब ये था कि असली ताकत वो नहीं है जो दिखाई देती है, जैसे बड़ी इमारतें, महंगी कारें और बैंक बैलेंस?
क्या असली ताकत वो थी जो छिपी हुई थी, जो गन्नाओं के पीछे थी, जो विचारों के शून्य में वास करती थी? उसने डायरी को बंद कर दिया। जैसे ही वो बंद हुई, कमरे की वो अलौकिक रोशनी गायब हो गई। बारिश की आवाज़ फिर से स्पष्ट हो गई। उसकी माँ बाहर से काम करके लौटने वाली होगी। उसके भाई बहन भूख से रो रहे होंगे। हकीकत फिर से उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब कुछ बदल गया था। आर्यन ने डायरी को अपनी पुरानी कमीज के भीतर अपने सीने से सटाकर छिपा लिया। उस चमड़े की ठंडक उसे सुकून दे रही थी। उसने खिड़की के नाम पर छोड़े गए उस छोटे से छेद से बाहर देखा। सामने वही कीचड़ भरी गली थी, वही गरीबी थी, लेकिन अब उसे वहाँ कीचड़ नहीं बल्कि संभावनाओं की एक विशाल बिसात दिखाई दे रही थी। उसे लगा जैसे वो अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो अब एक खिलाड़ी था और उसके पास वो नियमावली थी जिसे दुनिया सदियों पहले भूल चुकी थी। रात के सन्नाटे में जब पूरी बस्ती सो गई, आर्यन फिर से उठा। उसने एक छोटा सा दिया जलाया। रोशनी इतनी कम थी कि शायद ही कोई देख पाता। उसने डायरी का वो पन्ना खोला जहां शून्य के बारे में लिखा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस शून्य की कल्पना करने लगा। अचानक उसे अपने भीतर एक हलचल महसूस हुई, जैसे उसके दिमाग की नसें किसी नई भाषा को सीख रही हों। उसे अंक दिखाई देने लगे, हजारों, लाखों, करोड़ों अंक। वे अंक नाच रहे थे, एक दूसरे से जुड़ रहे थे, टूट रहे थे। उसे बाजार की धड़कन सुनाई देने लगी। उसे समझ आने लगा कि कैसे दुनिया का पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। उसे वह पैटर्न दिखने लगा जो किसी और को नहीं दिखता था। ये कोई जादू नहीं था, ये शुद्ध ज्ञान था जो इतना गहरा था कि वह जादुई प्रतीत हो रहा था। आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई है। वह शून्य से शुरू कर रहा था, लेकिन वह शून्य खाली नहीं था। वह शून्य अनंत संभावनाओं से भरा हुआ था। उसके पास अब वह शक्ति थी जो राजाओं को रंक और रंक को राजा बना सकती थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, अदृश्य कुबेर। उसकी आवाज उस छोटी सी झोंपड़ी की दीवारों से टकराकर वापस उसके पास आई, जैसे ब्रह्मांड उसकी बात की पुष्टि कर रहा हो। वो डायरी अब उसका हिस्सा बन चुकी थी। वो जानता था कि आने वाले दिन उसके लिए आसान नहीं होंगे। उसे इस ज्ञान को छिपा कर रखना होगा, उसे समझना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे सही समय का इंतज़ार करना होगा। डायरी के अंतिम कुछ पन्नों पर कुछ नाम लिखे थे, ऐसे लोगों के नाम जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में गिने जाते थे। उन नामों के आगे लाल स्याही से एक ही शब्द लिखा था, ऋणी। आर्यन की सांसें थम गईं। क्या ये लोग इस डायरी के मालिक के कर्जदार थे? क्या वो अज्ञात व्यक्ति जिसने ये डायरी लिखी थी पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा था? और अब वो विरासत इस झुग्गी में रहने वाले एक लड़के के हाथ में थी। आर्यन ने दिया बुझा दिया। अंधेरे में उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। उसने तय कर लिया था, वो अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ेगा, वो इस दुनिया के अदृश्य धागों को अपने हाथ में लेगा। वो शून्य की उस शक्ति को सिद्ध करेगा जिसने उसे चुना था। बाहर की दुनिया के लिए
वो अब भी वही मामूली कूड़ा बीनने वाला लड़का था, लेकिन उस फटी हुई तिरपाल के नीचे एक साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन जिसे पूरी दुनिया महसूस करने वाली थी। शून्य की शुरुआत हो चुकी थी और ये शून्य सब कुछ बदलने वाला था। रेगिस्तान की तपती दोपहर में एक प्यासा हिरन क्षितिज की ओर बेतहाशा दौड़ रहा है। उसकी फटी हुई आंखों में सिर्फ एक ही दृश्य है, लहराता हुआ नीला जल। वो जितनी तेज दौड़ता है, वो जल उतना ही पीछे खिसक जाता है। उसके खुर गर्म रेत में ढस रहे हैं, हलक सूखा है और शरीर जवाब दे रहा है, फिर भी वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास है कि बस कुछ कदम और फिर उसकी प्यास बुझ जाएगी।